स्टूडेंट्स, एक और नई वीडियो में आपका वेलकम है। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है कंसेप्ट ऑफ मोल। मतलब इस जो वीडियो है, इस वीडियो में हम सिर्फ मोल का कंसेप्ट लेंगे। मतलब मोल होता क्या है और मोल क्या लफ्ज़ है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा जो मोल को कैलकुलेट कैसे करना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि मोल क्या है। तो मोल एक यूनिट है। ये एक यूनिट है किसका? क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस का। मतलब अगर कोई भी सब्सटेंस है तो उसकी क्वांटिटी को मेजर करने का, उसकी क्वांटिटी, उसकी मिक़दार को मेजर करने का एक यूनिट है। तो यूनिट है एक क्वांटिटी को मेजर करने का। ये पहली लाइन होगी इसकी। अब नेक्स्ट देखते हैं, एक और पॉइंट है कि मोल को हम इन 4 नामों से भी पुकार सकते हैं। मगर जैसा कि मोल को हम ये भी कह सकते हैं कि मोल को हम ग्राम एटम भी कहते हैं, मोल को हम ग्राम मॉलिक्यूल भी कहते हैं, मोल को हम ग्राम फार्मूला भी कहते हैं और ग्राम आयंस भी कहते हैं। अब बात यह है कि कब हम मोल्स को ग्राम एटम्स, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम फार्मूला एंड ग्राम आयंस कब कहेंगे, कब इसको ग्राम एटम, कब इसको ग्राम मॉलिक्यूल कहेंगे, क्या क्या कंडीशंस हैं। तो उसके लिए हमें एक कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा, ये सब्सटेंस का। सब्सटेंस का आपको पता है कि हमने 9th में इसकी डेफिनेशन पढ़ी हुई है। सब्सटेंस, अ पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म इज कॉल्ड सब्सटेंस। अब जो हमारे पास सब्सटेंस होता है वो 4 तरह का होता है। उसको हम 4 तरह में डिवाइड करते हैं: एलिमेंट्स, मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स, आयोनिक कंपाउंड्स एंड आयंस। ये 4 तरह का हमारे पास सब्सटेंस होता है। तो इसमें जो एलिमेंट है, हमें पता है कि हर सब्सटेंस जो है वो एक पार्टिकल से मिलकर बना है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल से, जिसे हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। अब जो एलिमेंट्स है ना, इसमें जो स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट वर्ड कौन से सुने? स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट पार्टिकल जो है इस एलिमेंट में, वो होते हैं एटम्स। मतलब एटम्स जो हैं वो एलिमेंट्स के स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं, इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स हैं। इसके अलावा जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स हैं, उनके जो स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट पार्टिकल हैं वो हैं मॉलिक्यूल्स। और इसी के अलावा जो आयोनिक कंपाउंड्स हैं, इनका आयोनिक कंपाउंड्स के कोई मॉलिक्यूल नहीं होते, ये एक यूनिट की शक्ल में पाए जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? फॉर्मूला यूनिट। मतलब इसके स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इंडिपेंडेंट पार्टिकल जो आयोनिक कंपाउंड के होंगे वो कौन से होंगे? फॉर्मूला यूनिट्स। और आयंस के स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स को हम आयंस ही कहते हैं। तो जैसा कि हम देखते हैं, ये जो एलिमेंट है जिसके स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम होंगे, जैसा कि हम ले लेते हैं हाइड्रोजन एलिमेंट। तो इसका स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल है वो क्या होगा? हाइड्रोजन का एटम होगा, जिसे हम H से रिप्रेजेंट करते हैं, हाइड्रोजन एटम से। इसके अलावा जो हमारे पास है मॉलिक्यूल, मतलब जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स हैं, जैसा कि हम ले लेते हैं वाटर, एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड है। तो वाटर के केस में जो इसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा वो H2O, इसका मॉलिक्यूल होगा H2O। इसी के साथ जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स जैसा कि हम ले लेते हैं, कोई NaCl ले लेते हैं, इनका जो ये NaCl में जो लिख रहा हूँ ये मॉलिक्यूल नहीं है आयोनिक कंपाउंड का, ये क्या है? फॉर्मूला यूनिट है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है आयोनिक कंपाउंड का। और आयंस ले लेते हैं OH नेगेटिव, ये इसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा, आयंस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल। अब जो नेक्स्ट चीज़ हमें पढ़नी है वो ये है कि मोल का पढ़ना, कि कब हम सब्सटेंस को मोल कहेंगे, कब उनको हम 1 मोल कह सकते हैं। तो 1 मोल जो है, 1 मोल इज इक्वल टू होता है, 1 मोल इज इक्वल टू होता है 6.022 10⁻23
पार्टिकल्स के बराबर। ठीक है जी, 1 मोल किसके बराबर होता है? 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स के बराबर। अब अगर हमारे पास जो सब्सटेंस है वो होगा कोई एलिमेंट, अभी हमने ऊपर पढ़ा है, अगर हमारे पास कोई सब्सटेंस जो है वो कोई एलिमेंट होगा तो उसमें अगर 6.022 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे। पार्टिकल्स एलिमेंट के कौन से होते हैं? अभी हमने ऊपर पढ़ा है। एलिमेंट्स के पार्टिकल कौन से होते हैं? एटम्स। मतलब कोई भी एलिमेंट अगर उसमें 6.022 10⁻23 एटम्स हैं तो हम उस एलिमेंट को कहेंगे वो क्या है? वो 1 मोल के इक्वल है। समझ में आ गया? वो 1 मोल के इक्वल है। और तब जब कोई हमारा सब्सटेंस जो है वो कोई एलिमेंट होगा और उसमें इतने 6.0 10⁻23 एटम्स होंगे तो तब हम उस सब्सटेंस को, उस एलिमेंट्स को एक और नाम देते हैं, वो है ग्राम एटम्स। मतलब मोल और ग्राम एटम एक ही चीज़ है, बस हम ग्राम एटम इसको तब कहेंगे मोल को जब हमारे पास जो सब्सटेंस है वो क्या होगा? कोई एलिमेंट होगा। और जो पार्टिकल्स है हमारे पास फिर एलिमेंट में क्या होंगे? एटम्स होंगे। तो ये हो गया एलिमेंट का केस। इसी तरह अगर हमारे पास, अच्छा ये लाइन आप लोगों ने याद रखनी है हमेशा, इसको नहीं भूलना कि 1 मोल कब होगा? जब उसमें इतने पार्टिकल होंगे, 6.0 10⁻23 पार्टिकल्स। एलिमेंट्स होगा तो उसमें पार्टिकल कौन से होंगे? एटम्स। और अगर कोई कंपाउंड होगा, जैसा कि अगर कोई कंपाउंड होता है और उसमें इतने पार्टिकल्स होंगे 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स। अब कंपाउंड में पार्टिकल कौन से होते हैं? इंडिपेंडेंट पार्टिकल, अभी हमने ऊपर पढ़ा है, वो होते हैं मोलिक्यूल्स। मतलब कोई भी कंपाउंड अगर उसमें इतने 6.02 10⁻23 मोलिक्यूल्स हैं तो हम उस कंपाउंड्स को क्या कहेंगे? वो होगा 1 मोल के इक्वल। वो किसके इक्वल होगा? 1 मोल के इक्वल होगा। और अगर ये सब्सटेंस हमारे पास मॉलिक्यूल है, जैसा कि यहाँ पर है मॉलिक्यूल, तो हम उस सब्सटेंस को फिर, जब ये सब्सटेंस एक कंपाउंड है, जब ये सब्सटेंस एक कंपाउंड होगा तो हम उस सब्सटेंस को फिर ये भी कह सकते हैं कि ये एक ग्राम मॉलिक्यूल है। एलिमेंट का केस में हमने क्या कहा था? ग्राम एटम्स कहा था। और जब हमने कंपाउंड के केस में क्या कहा है? ये एक ग्राम मॉलिक्यूल भी है। अब तीसरा केस देखते हैं कि अगर हमारे पास जो सब्सटेंस है वो कोई आयोनिक कंपाउंड है। अगर हमारे पास कोई सब्सटेंस जो है वो आयोनिक कंपाउंड है, आयोनिक कंपाउंड, और उसमें कितने पार्टिकल हैं? 6.02 10⁻23। अब आयोनिक कंपाउंड में पार्टिकल कौन से होते हैं? फॉर्मूला यूनिट्स। मतलब कोई भी आयोनिक कंपाउंड अगर उसमें इतने 6.0 10⁻23 फॉर्मूला यूनिट्स हैं तो हम उस आयोनिक कंपाउंड को कहेंगे वो क्या है? वो क्या है? वो एक 1 मोल के इक्वल है। 1 मोल के इक्वल है। और अब ये आयोनिक कंपाउंड, जब हमारे पास सब्सटेंस जो है वो आयोनिक कंपाउंड होगा तो हम उसको कहेंगे ग्राम फॉर्मूला। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि कब हम मोल को ग्राम फॉर्मूला, ग्राम एटम्स एंड ग्राम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और इसके बाद आयंस का केस ले लेते हैं कि हमारे पास कोई सब्सटेंस जो है वो आयंस है तो उसके केस में अगर इतने 6.0 10⁻23 आयंस उसमें पार्टिकल हुए तो उसको हम क्या कहेंगे? ग्राम आयंस या फिर 1 मोल या फिर मोल कहेंगे। तो ये मोल का कंसेप्ट के कब हम उसको ग्राम एटम्स, ग्राम आयंस या फिर ग्राम फॉर्मूला यूनिट्स या ग्राम मॉलिक्यूल्स कब कहेंगे। तो हम इसको दोबारा से रिवाइज करते हैं कि किसी भी सब्सटेंस को हम 1 मोल कब कहेंगे? जब उसमें कितने पार्टिकल होंगे? इतने 6.0 10⁻23 पार्टिकल्स। अगर कोई सब्सटेंस है वो हमारे पास एलिमेंट है, अभी हमने देखा था ना कि सब्सटेंस को हम 4 तरीक़ों में डिवाइड करते हैं: एलिमेंट्स, कंपाउंड्स,
आयनिक कंपाउंड्स एंड आयंस। अगर हमारे पास सब्सटेंस कोई एलिमेंट है जैसा कि यहाँ पर है, तो अगर उस एलिमेंट में इतने 6.0 10⁻23 एटम्स हुए तो हम उस सब्सटेंस को क्या कह देंगे, 1 मोल। हम उस सब्सटेंस को क्या कह देंगे, 1 मोल, या फिर उसको 1 ग्राम एटम कह देंगे, 1 ग्राम एटम कह देंगे। अब ये अगर कोई सब्सटेंस है वो हमारे पास कंपाउंड है, तो उस कंपाउंड को हम, अगर उसमें 6.0 10⁻23 मॉलिक्यूल हुए तो हम उस कंपाउंड को भी क्या कह देंगे, उसको हम ग्राम मॉलिक्यूल कह देंगे, या फिर उसको 1 मोल कह देंगे, दोनों एक ही चीज़ है। इसके अलावा फिर अगर हमारे पास जो सब्सटेंस है वो आयोनिक कंपाउंड है कोई, और उसमें इतने 6.0 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स हैं, तो उस सब्सटेंस को, उस आयोनिक कंपाउंड को हम 1 मोल या फिर 1 ग्राम फार्मूला कह देंगे। और अगर कोई आयंस है हमारे पास सब्सटेंस और उसमें इतने 6.0 10⁻23 आयंस हैं, तो हम उसको क्या कह देंगे, ग्राम आयंस या फिर 1 मोल भी कह देंगे। तो ये था हमारे पास कंसेप्ट। अब ये आप लोगों ने, एक चीज़ आपको और बताना चाह रहा हूँ मैं, ये है एक वर्ड में लिख रहा हूँ 1 ग्राम एटम ऑफ हीलियम। एक ये लाइन है और एक ये लाइन है 1 ग्राम ऑफ हीलियम एटम्स। तो इन दोनों लाइन में ना डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये देखें, 1 ग्राम एटम्स, अभी हमने पढ़ा था ग्राम एटम्स को हम क्या बोलते हैं, मोल भी बोलते हैं। 1 ग्राम एटम्स ऑफ हीलियम मतलब हीलियम का 1 मोल, मतलब हीलियम का 1 मोल मतलब हीलियम में 6.0 10⁻23 एटम्स हैं। और इसके अलावा जो दूसरी लाइन है वो है 1 ग्राम ऑफ हीलियम एटम्स, मतलब हीलियम का 1 ग्राम मैस। ऊपर वाली लाइन में क्या था, ऊपर वाली लाइन में था मोल, 1 मोल, और नीचे वाली लाइन में क्या है, 1 ग्राम ऑफ हीलियम एटम्स। मतलब यहाँ पे ऑफ का डिफरेंस है। अगर ऑफ हमारे पास यहाँ पे आ रहा है 1 ग्राम एटम ऑफ बाद में आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है 1 ग्राम ऑफ। अगर ग्राम और एटम के दरमियान ऑफ नहीं है तो मतलब ये एक मोल की बात कर रहा है। इसी तरह ग्राम मॉलिक्यूल की आपने ध्यान रखना है कि अगर वो लिख रहा है कि 1 ग्राम मॉलिक्यूल 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, और अगर लिखता है 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, और अगर लिखता है 1 ग्राम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो इसमें डिफरेंस है। ठीक है जी, इसमें डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है आप लोगों को पता है कि इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे 1 मोल, और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 1 ग्राम मैस है वाटर मॉलिक्यूल का। तो ये दो चीज़ों आपने, मतलब ये वाली बात आपको न्यूमेरिकल में बहुत हेल्प करेगी आगे जाके। तो ये हो गया मोल का कंसेप्ट के, जब हम उसको 1 ग्राम एटम कहेंगे, कब हम उसको 1 ग्राम मॉलिक्यूल कहेंगे। अब नेक्स्ट जो बात हमने करनी है वो है, कि हमें कब पता चलेगा कि जो हमारा सब्सटेंस है उसमें कितने 6.022 10⁻23 पार्टिकल्स आ चुके हैं, हमें कैसे पता चलेगा। ठीक है, मतलब हम दूसरे अल्फाज में मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमें कैसे पता चलेगा कि हीलियम जो है वो 1 मोल हो गई है, उसमें इतने पार्टिकल्स हैं। इन पार्टिकल्स को हम गिन तो नहीं ना सकते, कि गिन लेंगे तो फिर बता देंगे कि इतने पार्टिकल्स हो गए, अब हीलियम 1 मोल है, तो गिन नहीं सकते। तो हमारे पास क्या प्रोसीजर है, तो आप लोगों को पता है कि अगर कोई भी सब्सटेंस है, अगर कोई भी सब्सटेंस अपने मोलर मैस नहीं, सॉरी, अगर कोई भी सब्सटेंस को अपने एटॉमिक मैस
अगर कोई भी सब्सटेंस का एटॉमिक मास या फिर फॉर्मूला एटॉमिक मास को, अगर कोई एलिमेंट है, कोई सब्सटेंस हमारे पास एलिमेंट है और उसका हमने एटॉमिक मास को ग्राम में लिख दिया है, तो फिर वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 मोल के। जैसा कि ये जो हीलियम हमने एग्जांपल लिया, हीलियम का एटॉमिक मास क्या होता है, हीलियम का एटॉमिक मास 2 AMU, ठीक है, 2 AMU मतलब हीलियम के एक एटम का मास होता है 2 AMU। तो अगर हम इसको लिख दें 2 ग्राम, तो 2 ग्राम जो है, 2 ग्राम में हमारे पास कितने पार्टिकल होंगे, 6.022 10 की पावर 23 एटम्स होंगे हीलियम के। मतलब 2 ग्राम हमारे पास जो है वो मैस है जिसमें 1 मोल हीलियम एटम्स प्रेजेंट हैं, हीलियम प्रेजेंट है जिसमें 1 मोल हीलियम प्रेजेंट है। मतलब कोई भी एलिमेंट अगर उसके मोलर मास के इक्वल हो जाता है तो उसमें जो एटम्स होंगे वो कितने होंगे, 6.0 10 की पावर 23। जिस तरह के हाइड्रोजन एटम है वो अगर उसका एटॉमिक मास क्या है 1 AMU और वो इक्वल हो जाता है 1 ग्राम के, AMU को हमने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, 1 मोल हो जाएगा। अब इस मास को जिसको हमने AMU से ग्राम में कन्वर्ट किया, इसको हम कहते हैं मोलर, इसको हम कहते हैं मोलर मास। मोलर मास से मुराद के 1 मोल का मास। अब ये आप कैलकुलेशन भी कर सकते हो इसकी, मतलब हमें पता है कि हमारे पास जो एक हाइड्रोजन का एटम है उसका मास कितना है, 1 ग्राम है। और हाइड्रोजन ले लेते हैं हम, कार्बन ले लेते हैं, हमारे पास जो एक कार्बन का एटम है उसका मास कितना है, 12 ग्राम है, उसका मास है 12 ग्राम होता है। हमें पता है ना कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, 12। तो हमें कितने 6.02 10 की पावर 23 कार्बन एटम्स का मास निकालना है। यहाँ पे हमने क्या लिया, नंबर लिए थे, यहाँ पे हमने मास लिया था। मतलब हमें अब इसका मास निकालना है किनका, इतने एटम्स का, इतने एटम्स का मास निकालना है, जबकि एक कार्बन एटम का मास ये होता है। तो हम इसको कंपैरिजन से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 12 मल्टीप्लाई 6.02 10 की पावर 23 और इज इक्वल टू एक्स। अच्छा, यहाँ पे अब हम पता है कि ये जो यहाँ पे गलती होगी कि जो एक कार्बन का एटम है वो क्या होता है, AMU में 12 AMU है। अब हमें पता है कि ये जो 12 हमने लिया था, ये वाला 12 हमने जो लिया था ये AMU में था। अब हमें पता है कि AMU को अगर हमने ग्राम में कन्वर्ट करना है, मोलर मास तो ग्राम में आएगा ना, AMU को अगर हमने ग्राम में कन्वर्ट करना है तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है 12 को 1 मल्टीप्लाई करना पड़ता है 1.66 10 की पावर -24 से, और ये तो वैसे का वैसे साथ आएगा 6.02 10 की पावर 23। इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 12 ही आता है, 12 ग्राम। मतलब जो हमारे पास जो आंसर आया वो क्या है, 12 ग्राम। मतलब जो ये वाले एटम्स, इतने नंबर ऑफ एटम्स से, इतने नंबर ऑफ कार्बन के एटम से 6.02 10 की पावर 23, उनका मास हमारे पास क्या आया, ये 12 ग्राम। तो इस मास को हम क्या कह देंगे, इस मास को हम क्या कह देंगे, हम इसको मोलर मास कहते हैं। मोलर मास है मुराद के 1 मोल का मास, 1 मोल ही है ना। इसमें एटम्स कितने लिए थे हमने, देखो इसमें एटम हमने ये लिए थे 6.0 10 की पावर 22, तो ये 1 मोल के एटम होते हैं, ठीक है। ये देखें हमने 1 मोल का मास कितना है, 12 ग्राम। और हमें पता है कि कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो 12 AMU है। तो हमने इसी 12 AMU को 12 ग्राम में कन्वर्ट कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, मोलर मास आ गया। तो इसलिए मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई है कि अगर कोई एलिमेंट है उसके एटॉमिक मास को हमने ग्राम में कन्वर्ट कर देना है, हमारे पास क्या आ जाएगा, मोलर मास, मतलब 1 मोल का मास।
मतलब अगर हम 12 ग्राम कार्बन लेते हैं तो वो किसके इक्वल होगा, 1 मोल के। अब आगे इसी तरह अगर हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, जैसे कि वाटर है, वाटर का मोलिकुलर मैस होता है। मोलिकुलर मैस से मुराद कि इनमें जो एटम मौजूद है वाटर के मॉलिक्यूल में, उन सब के एटॉमिक मैस को प्लस करना है। जैसे कि हाइड्रोजन के 2 एटम है तो एक एटम का होता है 1, तो 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस एक ऑक्सीजन का एटम होता है 16, तो 18 AMU आ गया मोलिकुलर मैस ऑफ 18 AMU मोलिकुलर मैस आ गया हमारे पास किसका, वाटर का। तो अगर हम इस 18 AMU को कन्वर्ट कर दें 18 ग्राम में, तो ये हमारे पास क्या आएगा, मोलर मैस आ जाएगा वाटर का, मतलब 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल का मैस आ जाएगा हमारे पास, 1 मोल वाटर का मैस आ जाएगा हमारे पास क्या, 18 ग्राम। अगर कोई भी हमारे पास मॉलिक्यूलर मैस, एटॉमिक मैस, फार्मूला मैस और आयोनिक मैस दिया, उसको हमने ग्राम में एक्सप्रेस करना, हमारे पास क्या आ जाएगा, मोलर मैस, मतलब 1 मोल का मैस आ जाएगा। तो एंड पॉइंट हमारा यही है, एंड पॉइंट हमारा यही है कि अगर हमारे पास 1 मोल सब्सटेंस है, 1 मोल सब्सटेंस है, तो उसमें कितने पार्टिकल होने चाहिए, 6.0 10 की पावर 23 पार्टिकल्स होने चाहिए। और ये कब होंगे, जब हम उसके एटॉमिक मैस को या मॉलिक्यूलर मैस को या फिर फॉर्मूला मैस को एक्सप्रेस कर देंगे किसमें, ग्राम में। ठीक है जी, ये हमारे पास इक्वेशन है बस, कि हमारे पास 1 मोल कब होता है, 1 मोल हमारे पास होता है जब हमने 1 मोल इक्वल होता है 6.0 10 की पावर 23 पार्टिकल्स के। और ये कब होते हैं इतने पार्टिकल, जब हमने उसके मैस को ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब ये जो नंबर है ना 6.02, ये भी कंसेप्ट कर लें कि ये जो नंबर है 6.0 10 की पावर 22, इसको हम कहते हैं एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर। इसको हम क्या कहते हैं, एवोगैड्रो नंबर। मतलब एवोगैड्रो नंबर की अगर हम डेफिनेशन लिखें तो ये क्या होगी, एवोगैड्रो नंबर इज़ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये किसका है, ये किसका नंबर है, ये पार्टिकल्स का नंबर है। किन पार्टिकल्स का नंबर है, जो प्रेजेंट होते हैं, किस में प्रेजेंट होते हैं, इज़ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट आर प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। मतलब ये उन पार्टिकल्स का नंबर है जो 1 मोल सब्सटेंस में होते हैं। ठीक है, इट इज़, हम इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, एवोगैड्रो नंबर इज़ द नंबर ऑफ एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स या फिर फॉर्मूला यूनिट्स या फिर आयंस दैट आर प्रेजेंट इन एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और या फिर आयनिक कंपाउंड और आयंस। ठीक है जी, उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो ये वाली लाइन जो है हमारी, ये वाली बहुत अहम है कि 1 मोल इज़ इक्वल टू इतने पार्टिकल्स, और कब इतने पार्टिकल्स होंगे, जब उसको हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। अब इसके जो न्यूमेरिकल टाइप प्रॉब्लम है वो हम, मतलब कैसे 1 मोल्स को कैसे कैलकुलेट करना है हमने, वो हम कल कह रहे हैं कि नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। और इसके जो मतलब ये वाला टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ मोल, इसमें से जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं इसकी एक्सेस वो भी आ चुके हैं। जैसा कि एक क्वेश्चन आया था 2016 में कि 1 मोल विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, कि इनमें से जो कौन सी ऑप्शन है जो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस से रिलेटेड है। तो उसमें डिफरेंट ऑप्शन थी, 6.02 10 की पावर 22, 6.02 10 की पावर 23, 6.02 10 की पावर 21, इस तरह के डिफरेंट ऑप्शन थे। तो 1 मोल के लिए कौन सी ऑप्शन है, ये वाली। तो इसमें से इस तरह थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर वो जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया है पीछे कि ये वाला कि ग्राम एटम्स और ग्राम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल या फिर 1 ग्राम मॉलिक्यूल में डिफरेंस है, इस तरह का क्वेश्चन आपको आ सकता है। चलें, अल्लाह हाफिज़। ये चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर देना यार।